आज डीएलएड के अंतर्गत जो विषय हम पढ़ेंगे उसका नाम है कला समेकित शिक्षा। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में कला का क्या महत्व है ना। कला क्या है, इसकी क्या भूमिका है, बच्चों को हम कला के माध्यम से कैसे पढ़ाते हैं, कला का क्या व्यापक अर्थ है, सिर्फ इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये चूँकि बुक्स के अंतर्गत, इस बुक के अंतर्गत जो मेन विषय है, जो मेन चैप्टर है वो यही है, कला समेकित शिक्षा, अर्थात कला के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ हम समझेंगे कि क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आर्ट। क्या होता है? आर्ट। आर्ट मतलब होता है कला। तो कला के अंतर्गत बहुत सारी कलाएं हैं। जैसे इसको अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो दृश्य कलाएं हैं, चित्रकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है ना, वास्तु कला है, ये सब कलाएं हैं, सारी कलाएं हैं। इसका अलग अलग हम विश्लेषण इसका कर सकते हैं ना, कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। और लेकिन उसके पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये देखें कि आखिर कला क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। जब हम पढ़ते हैं, जब बच्चा कोई पढ़ता है और छोटे जो बच्चे होते हैं अपर प्राइमरी के बाद, प्राइमरी के बाद अपर प्राइमरी, और उसके बाद जब जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वो सब्जेक्ट्स का चुनाव करते हैं, अपने अपने विषयों का चुनाव करते हैं। जैसे कोई आर्ट लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई साइंस लेता है। तो उसमें एक स्ट्रीम है, ये 3 स्ट्रीम मुख्य रूप से है। कौन कौन? एक आर्ट, कॉमर्स और साइंस। और उसमें सबसे पहले हमने आर्ट का नाम लिया। तो अब ये आर्ट क्या है? कॉमर्स तो हम समझते हैं कि ये बैंकिंग से संबंधित जो क्रियाकलापें होती है, उसमें कैलकुलेशन वगैरह जो होता है, ये सब है। उसकी उपयोगिता उस क्षेत्र में ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। और तीसरा है साइंस, यानी कि विज्ञान। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसका एक शाब्दिक अर्थ है, जो हमें विशेष ज्ञान दे, जो एक्सपेरिमेंट इत्यादि पे ज़्यादा उसका फोकस रहता है। प्रयोगें होती हैं, प्रयोगशालाएँ होती हैं, है ना। लेकिन हमें अभी अध्ययन करना है कला के बारे में। तो कला, बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो कला से स्नातक करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, और फिर आगे भी स्नातकोत्तर वगैरह करते हैं, पीजी वगैरह, और बाकी उसके आगे भी चलते रहता है। जो एक बार ग्रेजुएशन कला से ले लिया, वो ज़्यादा उसका इंटरेस्ट उसी विषय पर रहता है, फिर वो अपना उसी से करते रहता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि कला क्या है, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट के बाद वाला ये सब पढ़ाई चल रही है, ट्रेनिंग वगैरह जो चल रहा है, उसकी जो तैयारी चल रही है। उसके बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके आगे पढ़ने की, तो फिर हम इस विषय को लेंगे कला के रूप में। तो कला का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है जो किसी कार्य को हम बेहतर तरीके से करें, जिससे हमें सुख की अनुभूति हो, आनंद हो, हर्षोल्लास हो, है ना, जो हमें एक सुख का एहसास कराए। यानी कि किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करना, जिससे हमें आनंद की अनुभूति हो। बेहतर तरीका, यही आर्ट है ना। बेहतर तरीके से किसी को करना ही आर्ट है। इस विषय का जो एक शाब्दिक वन लाइन में जो आंसर है यही है। लेकिन इसको अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारी बातें इसमें है, और इसका एक संकुचित अर्थ नहीं है, इसका एक व्यापक अर्थ है। व्यापक अर्थ में बहुत सारी कलाएं हैं जो आगे चल के बच्चे करते हैं, जिसमें एक चित्रकला ही है, फाइन आर्ट है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? फाइन आर्ट। तो फाइन आर्ट भी एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है। उसके अंतर्गत बच्चे सीखते हैं फाइन आर्ट में कैसे चित्रों को बनाना है, और आगे बड़े होकर बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार हुए हैं, जो बढ़िया चित्रों को बनाए हैं, और उन्हें रखा गया है ना। लोग प्रदर्शनी में उसको देखते हैं। जैसे एक मोनालिसा का नाम हम लोगों ने सुना है ना, उस चित्र के बारे में। तो इसके अलावा हमारे पटना में
हमारी राजधानी जो है बिहार की पटना में, वहाँ भी यक्षिणी जो है उसकी मूर्ति रखी गई है। ये स्थापत्य कला के अंतर्गत ये सब है। लेकिन जो चित्र, बहुत सारे ऐसे चित्रकार हैं, अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं, है ना। उसके अलावा स्थापत्य कला है। स्थापत्य कला यानी कि वास्तुकला में ये निर्माण होता है। निर्माण में भवनों का निर्माण होता है, इमारतों का निर्माण होता है, या प्राचीन समय में बहुत ऐसे कलाकारियाँ हुई हैं। जो कलाकार अजंता एलोरा की गुफाओं में बहुत सारे कलाकारियाँ हुई हैं, जो कलाकार उसको काट के छेनी हथौड़े से उसको बनाए हैं। आज भी लोग उसको देखने जाते हैं, है ना। सिर्फ वहाँ भी नहीं, बहुत सारी जगहों पे ये मध्य प्रदेश में है और अन्य जगहों पर भी है जहाँ स्थापत्य कला का उदाहरण मिलता है, जिसमें ताजमहल वगैरह है जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था, वो एक 7वें अजूबे के रूप में है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद स्थापत्य कला के बाद मूर्ति कला है। मूर्ति कला में मूर्तियों को बनाया जाता है। धार्मिक मूर्ति से भगवान की भगवान राम की, कृष्ण की, दुर्गा देवी की इत्यादि। उसके अलावा मूर्तियों में अन्य मूर्तियां भी हैं, जैसे अभी हमने यक्षिणी का नाम लिया जो अभी पटना में रखा गया है, ये यक्षिणी की मूर्ति है। तो ये जो कला है, ये सब कलाएं हैं। और बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं उसमें जो कलाएं हैं उसमें दृश्य कलाएं हैं, चित्रकला है, मूर्ति कला है, वास्तुकला है, काव्य कला है, संगीत है, प्रदर्शनकारी कलाएं हैं, है ना, दृश्य कलाएं इत्यादि हैं। तो अब हम समझेंगे कि ये एक थोड़ा बहुत हमने समझा कि कला क्या है ना। किसी भी बेहतर तरीके से करना ही, किसी कार्य को बेहतर तरीके से करना कला है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, सत्य है और सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम का हमने नाम सुना है। सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने, उपन्यासकारों ने, साहित्यकारों ने बहुत बड़ी अलग अलग बातें बताई हैं। तो इसके बारे में हम समझेंगे और विस्तृत रूप से समझेंगे। हम पहले ये जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के क्रम में हम इसका क्या महत्व है और क्या करते हैं, शिक्षक क्या करते हैं। क्योंकि ये हम जो भी पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है, एक समझ है। क्या है ये? फैक्चुअल एक होता है, फैक्चुअल बातें जो तथ्यों पर आधारित होती है। जैसे हमारे देश में कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, या फिर पूरब से पश्चिम हमारे देश की जो चौहद्दी है या उत्तर से दक्षिण कितनी है, इत्यादि इत्यादि बातें जो आंकड़ों पर आधारित है। तो ये तो आसान है, आदमी ऐसे बुक्स वगैरह भी देख कर पढ़ सकता है, बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है किसी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को तैयार करना अपने दिमाग में, उसको समझना क्या ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है कि आखिर क्या है, कैसे है। बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में जो देते हैं बच्चे, तैयारी करते हैं, 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा पढ़ते हैं और एग्ज़ाम्स जो देते हैं उसमें यही सब चीज़ों को दिखाया जाता है। जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स है, बीपीएससी, यूपीएससी इत्यादि, उसमें पहले पीटी होता है, फिर रिटन होता है, और रिटन के बाद भी इंटरव्यू होता है। पीटी में बहुत सारे लड़के नहीं निकाल पाते हैं, उसके बाद मेंस नहीं निकाल पाते हैं, और मेंस निकलता है तो फिर इंटरव्यू में नहीं निकाल पाते हैं। अच्छा, हम पहले ये देखेंगे कि एक तो एग्ज़ाम्स की बातें हो गई, है ना। एग्ज़ाम्स में पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा, और मेंस के बाद जो लड़के पास हो जाते हैं फिर इंटरव्यू में कैसे छट जाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, उसका कारण कला से रिलेटेड है। कला से रिलेटेड मतलब एक एग्जाम्पल है कि बहुत सारे लोग थे, कहीं कंपटीशन में अपना वो दिए, बहुत सारी प्रक्रियाएं थी, तो उन प्रोसेस के अंतर्गत उन लोगों का सिलेक्शन हुआ, रिटन एग्ज़ाम हुआ और मौखिक एग्ज़ाम हुआ इत्यादि, हर चीज़, है ना, फिजिकल हुआ, सब चीज़ हुआ। उसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है इंटरव्यू का। लास्ट स्टेप जो था वो किसका था?
इंटरव्यू का, यानी कि साक्षात्कार। साक्षात्कार में क्या होता है, यही होता है, आमने सामने बैठा के बातों को पूछा जाता है, विषय से रिलेटेड और अपना पर्सनल कुछ, और चाहे जो भी पूछने वाला है जैसे पूछे। तो उसमें कुछ लड़कों का सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन होते होते, उसकी छटनी होते होते लास्ट में क्या हुआ कि 10 या 12 लड़कों का सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू की बारी आनी थी। इंटरव्यू की जब बारी आई तो लड़के अपना इंटरव्यू देते गए, सिलेक्शन होते गया, लेकिन उसमें एक लड़का था, वो हर एग्ज़ाम को पास करके वो वहाँ तक पहुँचा हुआ था, लास्ट स्टेप पे, इंटरव्यू जिसको बोलते हैं। लेकिन जब उसकी बारी आई और जब उससे पूछा गया कुछ क्वेश्चंस, बहुत साधारण क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं है कि जिन विषयों के बारे में उसको लिखने के लिए दिया गया था उन्हीं विषयों के बारे में पूछ दिया गया। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा साधारण से थोड़ा सा हट के भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम साधारण ही होता है। तो जब उसको बात करने की जब बारी आई तो वो बोलने में हिचकिचाने लगा, है ना। क्या होने लगा, हिचकिचाने लगा, हेजिटेशन उसको होने लगा, बोल नहीं पा रहा था वो। एक तरह से उसके शरीर में वो शरीर उसके कांपने लगा। हाँ, अब उसे तो साधारण क्वेश्चन ही पूछा गया था, वहाँ तो सिलेक्शन होना नहीं होना यही दो को होगा, या तो होगा सिलेक्शन नहीं तो नहीं होगा। यहाँ तो कोई किसी को अरेस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन वो घबरा गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। नाम पता, यहाँ तक कि नाम पता भी अपना उसको पूछा गया तो कुछ नहीं बता पा रहा था, कहाँ घर है कैसे है, बिल्कुल नर्वस हो गया। नतीजा क्या हुआ, उसको वहाँ से हटना पड़ा, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सब चीज़ होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, बोल नहीं पाया। बोलना ज़रूरी है, ये इसी को आर्ट कहते हैं। इसी आर्ट का एग्जामिनेशन लास्ट स्टेप में होता है इंटरव्यू के रूप में। बहुत सारे लड़के PCS के एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, BPSC हुआ, UPSC हुआ, UPPCS हुआ, MPPCS हुआ इत्यादि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो सिविल सर्विस के अंतर्गत आते हैं। तो उनका इंटरव्यू होगा, मस्ट है ना। क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो उसमें भी बहुत सारे लड़के छट जाते हैं, कितनी मेहनत से पीटी निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, रात दिन करके पढ़ते हैं, और लास्ट में सिर्फ इंटरव्यू में कुछ बोल नहीं पाने की वजह से, या कुछ उनकी पर्सनालिटी इस तरह से होती है कि जिससे इंटरव्यू लेने वाले को लगता है कि आदमी सक्सेस नहीं है। तो ये सब बातें बताने का उद्देश्य है कि सबका रिलेशन कला से है। जैसे कि बोलना एक कला है। जब बच्चे शुरू से स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे और उनके अंदर किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होगा, है ना, बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी, तो लास्ट में भी उनको कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे उनसे कोई भी कितना हो बड़ा बोर्ड हो, है ना, कितने भी सदस्य हों उस बोर्ड के मेंबर हों, वो ले लें इंटरव्यू, कोई बात नहीं है। साधारण देखते हैं कि साधारण से साधारण लड़के भी एग्ज़ाम्स निकालने के बाद पहले ही प्रयास में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, अफसर बन जाते हैं। साधारण घर के बच्चे ग्रामीण से आते हैं, है ना, कहाँ से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से भी आते हैं, या शहरों में भी जो साधारण परिवार से रिलेशन जिनका है। तो बोलना एक आर्ट है, बोलना भी एक आर्ट है, लिखना भी एक आर्ट है, सुनना भी एक आर्ट है। बोलना कैसे आर्ट है कि किसी भी तरीक़ा से बोल देना। एक होता है किसी भी तरीक़ा से बोल देना, और एक होता है कि सुव्यवस्थित तरीके से बोलना, अच्छे तरीके से बोलना, ताकि सुनने वाला प्रभावित हो, है ना। कोई कुछ बोलता है, कोई बहुत ऊंचे स्वर में बोलता है, कोई बहुत नीचे स्वर में बोलता है, कोई बहुत धीरे धीरे बोलता है, बहुत तेज़ बोलता है, कोई बहुत रुक रुक के। लेकिन हर चीज़ का एक सिस्टम है। सामने वाले को जब हम बोल रहे हैं तो इस तरीके से बोले कि एक तो स्पष्ट हो, स्पष्ट वाणी, उसका जो स्वर है स्पष्ट निकले, और सामने वाला उसको अच्छी तरीके से सुन सके, है ना। उसका एक फोकस हो उन बातों पे। ऐसा नहीं है कि सामने वाले से बात कर रहा है और किसी दूसरी जगह देख रहा है। ये भी पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व इंसान को प्रभावित करती है। हम अगर सामने किसी से बात कर रहे हैं तो सामने ही ना बात करना है। अन्य जगहों पर तो हम सामने बात करेंगे और देखेंगे इधर उधर, इसका मतलब कि उसका ध्यान नहीं है वहाँ पे, है ना। कहाँ नहीं है,
जहाँ जो जिस विषय पर जो बातें हम कर रहे हैं उस पर ध्यान फोकस नहीं है, इसलिए बोलने के पहले भी सावधानियाँ ज़रूरत है। लिखने की भी सावधानियाँ होती है। जैसे कोई बहुत सुंदर लिखता है, कहा गया है कि किताबों में हम पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का स्टार्टिंग में लिखावट ठीक नहीं था। काफ़ी पढ़े लिखे थे, लॉयर थे वो, है ना, अफ्रीका वो फॉरेन से पढ़ के आए हुए थे, लेकिन इंग्लैंड से फॉरेन कंट्री में अपना कई जगह अपना गए भी, वो आए गए, लेकिन उनकी लिखावट स्टार्टिंग में ठीक नहीं थी, बाद में ठीक हुई या नहीं हुई। तो एक बार जिसका वो हैंड राइटिंग बिगड़ जाता है काफ़ी दिनों तक, अब कोई 20-25 साल का, 30 साल 35 साल का हो जाए, लिखावट उस समय तक नहीं बने, तो फिर बाद में धीरे धीरे सुधारने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत सुधर जाएगा, है ना। तो लिखना भी एक आर्ट है, इसीलिए स्टार्टिंग में बच्चों को लिखाया जाता था। शुरू में तो, अभी तो तकनीकें बहुत आगे हो गई है, तो शुरू में वो क्या बोलते हैं, ये लकड़ी का कलम होता था, लकड़ी के कलम से लिखाया जाता था राइटिंग। अब अभी भी लिखाया जाता है, लेकिन वो सब बातें तो हट गई, कलम से लिखाया जाता है। पेंसिल से लिखाया जाता था पहले, पेंसिलों से, कलम से बच्चे लिखते हैं। और राइटिंग जो है ये डेली लिखवाना चाहिए स्कूलों में, जो है इससे लेखन कौशल का विकास होता है, बच्चे अच्छे तरीके से लिखते हैं। और लिखावट जो होता है वो सामने वाले को प्रभावित भी करता है। सामने वाला देखता है कि बच्चा बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, तो उसका एक अलग उसके दिमाग को इफेक्ट हो जाता है। तो सुंदर लेखन भी होता है, इसका भी संबंध कला से है। सुंदर लिखना भी एक कला है, सुंदर बोलना भी एक कला है। जब हम बोलेंगे तभी सामने वाला प्रभावित होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं, जब बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाला हटता नहीं है, वो सुनते ही रहता है, चाहे वो कितना देर तक बोलते रहें, 1 घंटा 2 घंटा, चाहे जितने देर तक, सामने वाला सुनता है। और कुछ ऐसे होते हैं वक्ता, श्रोता तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं, 10 मिनट 5 मिनट में चले जाते हैं, है ना। तो बोलना भी एक कला है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम विद्यालय में सिखाएंगे बच्चों को, तभी वो सीख पाएंगे, बोल पाएंगे, है ना। उसमें आगे हम देखेंगे दृश्य कलाएं हैं। पहले चित्र कला के बारे में समझते हैं। ये सब जब हम कला के बारे में पढ़ रहे हैं तो यही सब चीज़ें पढ़नी है। चित्रकला के बारे में हम देखेंगे। तो चित्रकला में क्या होता है कि बच्चों को हम चित्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं। इसके बारे में पहले भी बताया गया था कि आज के डेट में क्या है कि अभी बिहार में अभी 2025 में 6 to 8 जो बुक्स हैं कि जो उनको चेंज कर दिया गया है ना। उसको चेंज क्यों कर दिया गया? पहले वाले बुक्स जो थे उनसे भी काम चल जाता, लेकिन चेंज करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि उसमें कुछ कमियों को देखा गया होगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा है कि जो एनसीईआरटी किताबें हैं वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती हैं, चित्रों का ज़्यादा उसमें समावेश किया गया है, चित्र ज़्यादा हैं उसमें, और उनको उस किताबों को जो लिखा गया है उसको इस तरीके से लिखा गया है कि बच्चे आनंदित होकर उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं उन किताबों के प्रति। जैसे कि एनसीईआरटी, चित्र भी ज़्यादा होते हैं उसमें, है ना। हर प्रसंग के अलग अलग चित्र दिए होते हैं। जो हमारी बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक है उसके अलावा जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं इसकी अपेक्षा उसमें ज़्यादा फिगर्स हैं और अलग तरीके से उसमें समझाया गया है। पढ़ने में एक अलग तरह का आनंद भी आता है। वैसे हमारे स्टेट्स की किताबें भी ठीक थी, लेकिन थोड़ी कमियां थी, तो उसको 6 to 8 तक बदल दिया गया, है ना। अब एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं हमारे स्टेट्स में। एनसीईआरटी किताबें ज़्यादा अच्छी हैं और अलग तरीके से उसमें बातों को लिखा गया है, समझाया गया है, उदाहरण देकर, एग्जाम्पल्स ज़्यादा हैं उसमें, चित्र ज़्यादा हैं, तो बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। चित्रों को देखकर बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, है ना। बहुत सारे चित्र हैं, तो हम चित्रों के माध्यम से बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। किसी भी फिगर को बच्चे देखते हैं, कोई चीज़ लिखा हुआ है और वहाँ पे अगर हम कोई फिगर उसी से रिलेटेड कुछ बना दें तो उस फिगर पे वो जाएगा उनका ध्यान, और फिर वो सोचेंगे कि इसको थोड़ा सा और पढ़ा जाए।
ताकि इसमें क्या लिखा है जानकारी मिले। तो पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर दूसरा फिगर आता है, फिर उन फिगर्स को देखते हैं, फिर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो फिर से पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे चित्रों का समावेशन जब ज़्यादा होगा तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर उसको पढ़ेंगे, है ना। तो उसके बाद हम क्या करवाते हैं कि चित्रकला का आयोजन करवाते हैं। बच्चों से कहते हैं सप्ताह में या कभी कभी कि फिगर बनाइए, किसी फल का बनाइए, किसी फ्लावर्स का बनाइए, है ना, या कोई मैप बनाइए, इंडिया का मैप बनाइए, या किसी दूसरे कंट्री का मैप बनाइए, ग्लोब का फिगर बनाइए। बच्चे बनाते हैं, आनंद होता है उनको। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो एक अलग ही बुक होता है चित्रकला का, जिसमें उसमें बहुत सारे फ्लावर्स या फ्रूट्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, है ना, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, उनका फिगर बनाते हैं, काफ़ी आनंदित होते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे को जो एक काफ़ी देर तक जो लेक्चर्स दिए जाते हैं, उपदेश दिए जाते हैं, है ना, जिसमें किसी तरह का कोई इंटरेस्ट उनको नहीं रहता है, उससे एक तरह सा उबाऊपन आ जाता है उनके अंदर, उब जाते हैं। तो जब हम बीच बीच में कोई ये चित्रकला इत्यादि वगैरह करा दें तो फिर उनका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, फिर से वो आनंदित होकर पढ़ने लगेंगे। क्योंकि बच्चों का जो बचपन का जो काल होता है एक आनंद का काल होता है ना, एक आनंद का ही समय होता है। बड़े जो होते हैं उनको ज़्यादा रटना पड़ता है, मतलब ज़्यादा समझना पड़ता है। अब बच्चे हैं, उनको अगर ठीक अच्छे तरीके से पढ़ाना है तो हम उनको समझा के, खेल करा के, चित्रकला करा के इत्यादि उनको समझाएंगे। उसके बाद आता है नाटक, है ना। नाटक के माध्यम से भी हम बच्चों को बताते हैं, जैसे कि श्रवण कुमार का नाटक हो गया, या कोई देशभक्ति नाटक हो गया, कोई धार्मिक नाटक हो गया, कोई स्वतंत्रता दिवस पर कुछ हो गया, गणतंत्रता दिवस पर कुछ हो गया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे गौतम बुद्ध से संबंधित हो गया, है ना। ये सारे जो नाटक है वो हम करते हैं, कराते हैं और बच्चों को बताते हैं। तो ये जो नाटक है इसमें शिक्षक भी इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, कोई नाटक करना है तो उसमें नाटक में क्या होता है, किसी भी चीज़ जो नाटक बच्चे करते हैं, जिसका रोल करते हैं, रोल प्ले करते हैं, वो तो वास्तव में होते नहीं है। वो जैसे गौतम बुद्ध का ही रोल करना हो तो गौतम बुद्ध तो वो नहीं है, लेकिन उनका वो रोल करना है। तो उस नाटक के माध्यम से भी वो बच्चे ज़्यादा सीख पाते हैं, गौतम बुद्ध क्या थे, कैसे थे, कब, है ना, उनका क्या व्यक्तित्व था, कैसे घर से निकले, फिर क्या किए, उनकी बातों का कैसा असर हुआ लोगों पे। फिर वो एक साधारण परिवार से निकलकर, साधारण परिवार के तो नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं थे शुरू में ना, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा फेमस क्यों हो गए। तो इन सारी चीज़ों पर फिर वो बच्चा समझता है। जैसे नाटक हम करा दिए तो नाटक कराने के बाद उसके दिमाग में वो चीज़ें घूमते रहती है कि हम ये नाटक किए थे तो उसमें क्या था, ये कैसे थे। उस व्यक्ति के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में भी वो सोचते रहता है बच्चा। तो फिर वो अपने जीवन में भी उस चीज़ों को ढालने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उस चीज़ों को ढाल भी लेता है। कुछ अच्छी चीज़ें, अगर बहुत सारी अच्छी चीज़ों को बताया जाए, कुछ अच्छी चीज़ें अगर कोई बच्चा ग्रहण कर लेता है तो वो अच्छा है ना, इसका मतलब उसका प्रॉफिट हुआ। तो चित्रकला और ये नाटक कला हो गया। तो नाटक कला का आयोजन होता ही रहता है स्कूलों में, ये ज़रूरी भी है। आज के समय में गवर्नमेंट इस बात को ज़्यादा ध्यान दे रही है, इस पर समय दिया जा रहा है कि बच्चे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। उसके लिए दृश्य शब्द सामग्रियाँ भी उपलब्ध कराई जा रही है विद्यालयों में। बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स हैं जिनको दिया जा रहा है, कार्ड्स वगैरह होते हैं जिसमें चित्रें बनी होती हैं, उस चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। कार्ड, और उस कार्ड में ये लेटर्स जो लिखे रहते हैं, है ना, जैसे कि स्वर के बारे में हम बता रहे हैं तो स्वर का के जो उसमें अक्षर है उसमें दिया रहता है, और उससे रिलेटेड उसमें फिगर भी रहता है। जैसे अ से अनार हुआ तो अनार का एक फिगर दे देगा, क से कबूतर होगा तो कबूतर का फिगर दे देगा और क लिख देगा। ऐसे चित्र के माध्यम से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो
आजकल स्कूलों में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को व्यवस्था किया जा रहा है ना। बहुत सारी चीज़ों को ऐसे बताया जा रहा है। उसके बाद वास्तुकला, वास्तुकला के बारे में हम सीखेंगे। वास्तुकला में हमने बताया कि निर्माण, एक तरह से हम बोलेंगे निर्माण कला है ये। पहले के जो मूर्तिकार थे या शिल्पकार थे, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते थे जो आज भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, है ना। शिल्प कला के अंतर्गत, अब शिल्प कला भी एक कला है। शिल्प कला का कला के अंतर्गत क्या आता है कि हर राज्यों में, हर देश में, है ना, कुछ ऐसे जगह होते हैं, कुछ ऐसी सामग्रियां होती हैं जिससे कुछ विशेष चीज़ें बनाई जाती है ना। जैसे हमारे यहाँ बिहार में वो चीज़ें बनाई जाती हैं शिल्प कला के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में बनाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, केरल में, तमिलनाडु में, असम इत्यादि में। तो बहुत कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें लोग बनाते हैं। बनारस में हम बोला जाता है कि बनारसी साड़ियाँ हैं, उसमें सोने चांदी के वो तार वगैरह वो सब बनाते, उससे बना उसका प्रयोग करता है सब। उसके अलावा असम वगैरह में लकड़ी ज़्यादा है तो लकड़ियों की कारीगरी उसमें होती है ना। ये केरला वगैरह में नारियल ज़्यादा मिलते हैं तो नारियल से वो बनते हैं। कुछ जगहों पे कछुए के जो खाले हैं उससे कुछ बनाया जाता है। सीप्स वगैरह होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। बांस जो है, बहुत जगह बांस ज़्यादा मिलता है तो बांस से कुर्सी, टेबल इत्यादि बनते हैं। चटाइयाँ वगैरह बनती हैं। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में एक पटसन होता है, उस पटसन से भी बहुत सारे जो ये बनते हैं, पटसन के बोरा वगैरह ये सब, दरी, है ना, चादर, भागलपुरी चादर हम बोलते हैं, शाल वगैरह वो सब बनाया जाता है। कश्मीर में हमें चले जाएँ तो पश्मीना शाल जिसको बोलते हैं, वो भेड़ का, ये बकरी का जो ऊन होता है उससे वो लोग बढ़िया बनाते हैं, शाल बनाते हैं, स्वेटर वगैरह बनाते हैं, अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे हमारे देश में राज्य हैं कि हर राज्य की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी विभिन्नताएं हैं। सब जगह तो एक जैसा सिचुएशन है नहीं, सबकी अपनी विशेषता है और वो अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाते हैं, है ना। ये किसके अंतर्गत आता है? शिल्प कला के अंतर्गत आता है। कोई कपड़ा कोई बनाता है, विभिन्न पोशाक बनाते हैं कपड़े के। जैसे कि फिरोजाबाद में चूड़ी बनती है, चूड़ियाँ, है ना। तो हर जगह की अपनी विशेषता है। फिरोजाबाद में हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में है, चूड़ियाँ बनती है वहाँ पे। कहीं रेलवे के कारखाने हैं, है ना, रेल के इंजन बनाए जाते हैं, बोगियाँ बनाई जाती है, कहीं कुछ बनाया जाता है, कहीं कुछ बनाए जाते हैं। तो ये सब शिल्प कला के अंतर्गत ये भी एक कला है। जब हम देखते हैं बाज़ारों वगैरह में जब जाते हैं या कोई मेला लगता है, वहाँ हम देखते हैं कि ऐसे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं जो लोग अपने हाथों से बनाए हुए हैं और लोग उसको खरीद के सजाते हैं अपने घरों में। तो ये शिल्प कला के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। काव्य कला है और संगीत कला है। अब संगीत से भी लोग पीजी वगैरह करते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं, तो संगीत का भी समावेश विद्यालय में होता है। संगीत के अंतर्गत बच्चों को गाना गवाया जाता है, गाना बच्चे गाते हैं। और जब गाना गाते हैं तो उसमें भी एक कला होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को कहा जाए गाने के लिए और बहुत ऊंची आवाज़ में गाने लगे तो फिर लोग सुन नहीं पाएंगे, बच्चे जो हैं उब जाएंगे, शिक्षक हैं वो अच्छा नहीं लगेगा। तो गाने का भी एक कला होता है, ये उसका जो लय होता है, उसका एक जो धुन होता है, उसी के अनुसार गाना है। ऐसा नहीं किसी भी तरीक़े से गा देंगे। तो आर्ट एक सुंदरता पैदा करता है ना, एक मनमोहकता पैदा करता है, एक आकर्षण पैदा करता है, एक खूबसूरती पैदा करता है। कार्य को अलग हट के बनाया जाता है ना। किसी भी चीज़ में एक अलग अंदाज पेश करता है, है ना। एक खूबसूरत चीज़ें जब लगती है तो वही तो एक कला है, आर्ट है। हम पढ़ रहे हैं तो उसको एक बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ रहे हैं तो वो भी एक कला है ना। तो कला लाइफ को क्या करता है? आनंद
मय बनाता है ना, किसी भी चीज़ को सुंदर बनाता है। प्रकृति में बहुत सारी सुंदरता है, जैसे घर ही है, घर में जो लोग पेंटिंग करते हैं, इस बुक्स में इस विषय के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। जैसे कि ये घर में कोई पेंटिंग करता है तो क्या करता है, दीवालों पे अगर कोई बहुत ज़्यादा चमकीला अगर कोई कलर लगा दे, है ना, जैसे कि रेड पूरा लगा दे या पूरा ब्लैक लगा दे, ऐसा कुछ लगा दे पूरा बहुत ज़्यादा चमकीला हो, तो क्या होगा, लोग आते ही उनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, बेचैन हो जाएंगे। रंगों का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए दीवालों में अगर कोई पेंटिंग करा भी रहा है, पेंटिंग तो लोग कराते ही हैं, तो हल्के कलर का प्रयोग करें। और उसके बाद जैसे कि बाकी सब चीज़ें भी होती है कमरे में, तो जैसे कि चादर हो गया ये सब, तो इसमें उसी से रिलेटेड कलर उसको बनाए। जैसे कि ऑरेंज कलर से अगर हम कोई बना दे, क्या करें, ऑरेंज कलर से अगर कोई पेंटिंग कर दे, तो जो चादर वगैरह है या जो विंडो पे है या डोर पे जो लगता है, उसमें क्या करे कि वो उसी कलर से संबंधित वो लगाए। दूसरा लगाएंगे तो थोड़ा सा वो अलग लगेगा। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा लाइट में, डार्क में रहेगा तो चलेगा। जैसे टेबल है या कुछ पोस्टर्स वगैरह हैं या कुछ दृश्य सीनरी वगैरह है जो दिखाई देता है, जिसे हम खरीद के लाते हैं। आर्ट जो शिल्प कला के अंतर्गत जो चीज़ें खूबसूरत बनती है, उसमें कुछ गहरे कलर भी रहेंगे तो चलेगा। लेकिन जो ज़्यादा एरिया कवर करता है उसका जो कलर है थोड़ा हल्का ही होना चाहिए। विद्यालयों में भी हम देखते हैं इन सब चीज़ों को, तो ये भी एक कला के अंतर्गत ही आता है ना, कि क्या कॉम्बिनेशन है। चित्रकला में भी उन कॉम्बिनेशनों को ध्यान में रखा जाता है। बच्चे पेंसिल से चित्र बनाते हैं। पेंसिल भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पेंसिल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? एक एच होता है और एक बी होता है। एच जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, और जो बी वाला होता है वो जो सॉफ्ट होता है ना। तो ज़्यादातर एच वाला ही प्रयोग किया जाता है। H2 3 4 5 6 और बी ग्रेफाइट से पेंसिल बनता है, उसका जो लीड होता है ग्रेफाइट से बनता है, और उसमें कुछ सॉफ्ट होता है कुछ हार्ड होता है। तो जब बच्चा कुछ सीखता है, जब हम उसको कोई चित्रकारी करना सिखवाते हैं, फाइन आर्ट वगैरह, तो पेंसिल से स्टार्टिंग पेंसिल से ही होता है ना। तो पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, और पेंसिल से भी इतने अच्छे अच्छे आर्ट बनते हैं जो बच्चे जानते हैं, वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। कुछ तो चित्रकार ऐसे हैं, किसी व्यक्ति को देखकर सेम टू सेम उसी का फिगर बना देंगे, किसी मंदिर को देखकर उसका फिगर बना देंगे, किसी बड़े इमारत को देखकर उसका फिगर बना देंगे, है ना। मान लो कोई व्यक्ति कहीं गया हुआ है किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे, वहाँ खड़ा है, वो उस हिस्टोरिकल प्लेस और उस व्यक्ति को दोनों को साथ ही साथ बना देंगे। वहाँ के बाकी नेचुरल चीज़ों को भी बना देंगे। अगर कोई पेड़ है, पत्थर है, वो सब चीज़ को बना देंगे और सेम टू सेम बना देंगे। ऐसे भी आर्टिस्ट हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा लगता है व्यक्तियों को। जब लाइफ में किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहे, कोई आनंद ही नहीं रहे, तो फिर सारी चीज़ें फिर उसको कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा, है ना। लाखों लड़के एग्ज़ाम देते हैं और कुछ ही लड़के क्यों पास होते हैं? कुछ लड़के पास इसलिए होते हैं कि उनके अंदर एक पढ़ने का, लिखने का, याद करने का, कुछ करने का एक जुनून होता है ना। उसी तरह से किसी काम में दिलचस्पी लेकर किसी कार्य को अगर कोई बच्चा करता है तो अच्छे तरीके से करेगा, है ना। कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम में 100% का 100% नंबर लाता है, कोई कम लाता है, कोई ज़्यादा लाता है। तो ज़रूरत है कि हम बच्चों को इन सारी चीज़ों के अनुसार उसको पढ़ाएं। पेंटिंग करवाएं, मूर्ति कला है, वास्तुकला है, प्रदर्शनकारी कला है। प्रदर्शनकारी कलाओं में क्या होता है? परफॉर्मिंग एक्ट्स हैं ये, है ना। जैसे कि परफॉर्म करवाया जाता है बच्चों से कि तुम इसका रोल प्ले करो, ये करो, वो करो। और जब बच्चे जब आते हैं उनसे हम वो काम कराते हैं, तो एक तो उनके अंदर से हेजिटेशन ख़त्म होता है, धीरे धीरे फिर वो अच्छे वक्ता श्रोता सब बन जाते हैं, है ना। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में स्टार्टिंग में तो उनको कमज़ोरी होती है, ठीक से बोलते नहीं हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, लेकिन जब शिक्षक उस पर बढ़िया से उनको बताते हैं हर चीज़ को, तो बाद में वही बच्चे काफ़ी आगे जाते हैं। ठीक है। तो संगीत कला, काव्य कला है। काव्य कला में बहुत
जो कविताएं हैं, गद्य है, पद्य हैं, तो कविताओं का भी एक क्या होता है, एक लय होता है। एक लयबद्ध तरीके से कविताओं को भी पढ़ाना चाहिए, वो भी एक कला है। कविता पढ़ रहे हैं तो कविता पढ़ाते समय उन बच्चों को आनंद आना चाहिए, कविता में रुचि होनी चाहिए। जो कविता हम पढ़ा रहे हैं उसमें क्या है, उसमें एक इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे, या शिक्षक पढ़ा रहे हो या कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा हो, बच्चा कोई बगल का बच्चा सुन रहा हो, तो उसमें भी उसको इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ वो ध्यान से सुने, समझेगा और फिर उसी चीज़ को अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करेगा, अपने बिहेव में उसको लाने की कोशिश करेगा। तो कविता को भी एक सुंदर और लयबद्ध तरीके से सिखाना चाहिए बच्चों को। चित्रकारी ये हो गया, काव्य हो गया, प्रदर्शनकारी कलाएँ हो गई। प्रदर्शनकारी कलाओं में स्टार्टिंग होता है स्कूलों में चेतना सत्र से। किस सत्र से? चेतना सत्र में क्या होता है, जब स्कूल का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है, स्टार्टिंग में जब टीचर जाते हैं और जब बच्चे प्रेयर के लिए उनको बुलाया जाता है, तो प्रेयर करवाया जाता है ना। तो प्रेयर में भी क्या होता है कि अलग अलग दिनों में डिफरेंट टाइप के प्रेयर करवाना चाहिए। उसके बाद टीचर को कुछ डेली कुछ ना कुछ बताना चाहिए, जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं या कुछ चीज़ें, और बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए कि बच्चे आके कुछ बताएं। मोटिवेशन बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है ना। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा क्या करता है कि बच्चों को प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। तो इसका तो सबसे ज़्यादा व्यापक महत्व है स्कूलों में या कहीं भी। जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेरणा का काफ़ी महत्व है। जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो बच्चा उस चीज़ को करने के लिए, वो व्यक्ति उस कार्य करने के लिए ज़्यादा उत्सुक हो जाता है ना। उसको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। जैसे कोई अगर थोड़े से नंबरों से अगर कोई फेल हो जाता है किसी एग्ज़ाम्स में और फिर उसका मनोबल गिर जाता है, तो अगर हम उसे मोटिवेट करें कि ये कुछ मामूली नंबरों से तुम अभी फेल हुए हो, लेकिन इसके बाद जब दोगे तो बहुत सारे नंबर्स से पास हो जाओगे या सबसे आगे रहोगे। तो ऐसा ही होता है, अगर हम मोटिवेट कर दें और बच्चा समझे कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो फिर वो पूरी मेहनत के साथ मेहनत करता है और फिर बहुत ज़्यादा मार्क्स लाता है, सबसे आगे रहता है वो, है ना। तो किसी बच्चे को देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि कोई ये नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ज़रूरत है कि उसके अंदर की शक्ति को पहचानने की, उसको जानने की, उसको आगे बढ़ाने की, उसको प्रेरित करने की और मोटिवेट करके उसको आगे बढ़ाने की। तो ये होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन भी जो प्रेयर में है बच्चों को करते रहना चाहिए। जब हम मोटिवेट करेंगे तभी वो आगे बचेगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो और हर चीज़ का जो ट्रेनिंग है इसलिए दिया जाता है कि हर चीज़ को जिस विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनको आनी चाहिए। जैसे मान लो कोई कुम्हार ही है जो घड़ा बना इत्यादि सब बनाता है। अगर जो कुम्हार घड़ा बनाता है या बाकी सब चीज़ों को बनाता है मिट्टी का, अगर वो बनाने का ढंग ही नहीं आए, उसको बिगाड़ दे, तो फिर उसको कोई खरीदेगा उसके यहाँ से, उसका बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। अगर उसका जीविकोपार्जन जो है उसी पे चलता हो तो कोई सेल ही नहीं होगा, बना के फिर सब फेंका रहेगा, कोई खरीदेगा नहीं, फिर भूखे उसको रहना पड़ेगा। तो जो चीज़ में अगर कोई किसी चीज़ में अगर कोई पारंगत होगा तभी कोई किसी को कुछ बता पाएगा। इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ये चूँकि ट्रेनिंग वाली ही किताबें हैं और ट्रेनिंग की ही कक्षाएँ चल रही हैं, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। ऐसे तथ्यों को जानने के लिए तो बुक्स है, कोई पढ़ के तथ्य जान लेगा क्या है कैसे है ना। लेकिन समझ विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ जब हम विकसित करेंगे तभी हम किसी बच्चे को पढ़ा पाएंगे, सिखा पाएंगे, लिखा पाएंगे और वो आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो जैसे तैसे तो पढ़ ही लेगा वो, जैसे तैसे अपना स्कूल में जा रहा है, आएगा जाएगा, अपना पढ़ेगा, उसको से निकल जाएगा, फिर वही चीज़ सिलसिला आगे चलता रहेगा। फिर लाइफ में कुछ ऐसा कुछ विशेष नहीं कर पाएगा जो उसे करना चाहिए था। तो कमी कहाँ रह गई? प्रशिक्षण की कमी है, उसको मोटिवेशन की कमी है। प्रशिक्षण जो पढ़ा रहे हैं उनको उस तरह से ट्रेनिंग नहीं है, या अगर ट्रेनिंग है भी तो उस तरह का मोटिवेशन नहीं दे पा रहे हैं।
या उनमें उनकी रुचि नहीं है, तो इंटरेस्ट ज़रूरी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कला के अंतर्गत ये जो हम आगे जब देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे संगीत जो हैं फेमस है। जैसे राजस्थान में कुछ फेमस है, कुछ लोकगीत वगैरह फेमस है, कुछ फेमस है। पंजाब में भांगड़ा फेमस है ना। गुजरात में कुछ फेमस है, केरला में कुछ फेमस है। नौका वगैरह, नाव का कंपटीशन होता है केरला में, वो वहाँ का फेमस है। तो हर राज्यों में हम देखें कुछ ना कुछ फेमस है। नृत्यों में हम देखेंगे, नृत्य है, डांस भी है, ये भी एक कला है। नृत्य कला, इसके बारे में अभी हमने बताया। नृत्य क्या है? कला है। पहले तो धार्मिक जगहों पे इसका स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन बाद में इसका रूप व्यापक तरीके से हर जगह इसका प्रयोग हो रहा है। और इसमें पारंपरिक रूप से बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं, जैसे कथकली है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, उड़ीसा वगैरह में, जो उड़ीसा में होता है ना, केरला में, तमिलनाडु इत्यादि में कुछ फेमस ये है। कुछ मूर्तियां हैं, जैसे नटराज की मूर्तियां हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो नृत्य भी एक कला है। नृत्य के माध्यम से भी लोग काफ़ी आनंदित होते हैं, है ना। तो इस कला के माध्यम से हमने बहुत कुछ जाना, किस स्टेट्स में क्या वगैरह होता है इसके बारे में जाना, प्रदर्शन क्या है। इसमें जो कागज़ से जो बनाया जाता है, शुरू में स्टार्टिंग में बच्चों को हम कागज़ मोड़ के भी उसको बनाना सिखाते हैं। जैसे नवोदय वगैरह की तैयारी में जो रीजनिंग के सवाल होते हैं, उसमें कागज़ से रिलेटेड दिया जाता है ना। कागज़ फोल्ड करके कुछ उसमें बनाया जाता है। तो स्कूल में ऐसे पेपर के वर्क भी बनाने देने चाहिए, पेपर वर्क भी, उसको कटिंग करने का। हम चूँकि आर्ट पढ़ रहे हैं तो आर्ट से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं, तो कटिंग करने का भी हमको सिखाना चाहिए बच्चों को। कोई फ्लावर हो गया या कोई ऐसा कोई कुछ हो गया, उनको जैसे कि सजावट में बहुत सारे फ्लावर्स बनते हैं, जो कलरफुल जो पेपर्स होते हैं उनके बनाए जाते हैं, तो वो सब सिखाया जा सकता है। बच्चे मुखौटे का प्रयोग करते हैं। मुखौटा पता है क्या होता है? जैसे कोई पेपर हो गया, उसको बना के ना, उसका कुछ फिगर वगैरह बना के बच्चे अपने चेहरे पे लगाते हैं। तो वो मुखौटा वगैरह उसका रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मान लो कोई बच्चा कोई नाटक कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, उसमें कोई राक्षस का ही रोल करना हो, तो उसका एक मुखौटा होगा ना। बच्चे तो राक्षस होते नहीं हैं, या उनका बड़ा बड़ा दांत या वगैरह ऐसा चीज़, तो उसमें उसको बनाते हैं ना। उसको क्या करते हैं, लंबे लंबे बाल बना देंगे, लंबे लंबे दांत बना देंगे, और फिर उसको पहन लेंगे, और फिर उसका रोल प्ले करेंगे। सामने वाले को लगेगा ये तो राक्षस है। ऐसे काल्पनिक चीज़ें होती हैं वो सब। तो ये भी ज़रूरी है। रंगमंच के माध्यम से गवर्नमेंट्स बताया गया था कि क्या करती है, कोई भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके बारे में ये एक्टिंग करवाया जाता है ना। रंगमंच पे प्रोग्राम होते हैं, गलियों में इत्यादि में, जैसे कि शिक्षा को लेकर ही, या किसी सामाजिक किसी बुराई को लेकर, उसमें लोगों को जागरूक किया जाता है, ताकि लोग इस चीज़ को देख के ही जागरूक हो जाएं। उसमें बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, छोटी मोटी चीज़ों से हो जाती है। नाटक के माध्यम से उन्हें मोटिवेट किया जाता है, इससे लोग उसे देख के प्रभावित होते हैं कि नहीं ऐसी चीज़ें हैं, है ना। स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो कुछ ऐसे भी काम है स्कूल्स